हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आप में से बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं वो आने वाले एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, चाहे वो फिर पटवारी का एग्ज़ाम हो, पंचायत सेक्रेटरी का एग्ज़ाम हो, या फिर और भी एग्ज़ाम JOIT हो गया, क्लर्क हो गया, जो कि आपके आने वाले HPRCA जो भी आपका नया इंस्टीट्यूट बना है उसके अंडर जो है वो लिए जाएंगे, यानी कि हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग। तो आज हम उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक तरीके से आप मॉक टेस्ट समझ लीजिए हिमाचल जीके के, जिसमें जो है वो 10 क्वेश्चन होंगे। साइंस के 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इंडियन जीके के 10 करेंगे, हिंदी के 10 और इंग्लिश के 10। टोटल हम जो है वो 50 क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जिनकी ज़रूरत होगी डिस्क्रिप्शन देने की, उनकी मैं थोड़ी थोड़ी डिटेल आपके साथ जो है वो शेयर करूंगा, और आई होप आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आएगी। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को ये पता होगा, कुछ को नहीं पता हो सकता है, कि जीके स्टडी की न्यू वेबसाइट प्लस जो है वो ऐप आपकी जो है वो लॉन्च हो चुकी है। तो अब जो है वो आपको और ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो आप कोई कोर्स ज्वाइन करें चाहे ना करें, आप अगर हिमाचल प्रदेश कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आप जीके स्टडी ऐप को डाउनलोड करके रख लीजिएगा, न्यू वाली को, क्योंकि आने वाले समय में बहुत जल्दी हम जो है वो इस पर फ्री टेस्ट सीरीज भी जो है वो शुरू कर रहे हैं, जिससे आप जो है वो घर बैठे आसानी से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर पाओगे। तो gkstudyApp.com पर आप जाकर जो है वो विजिट कर सकते हो। यहाँ पर आपको देखिए कोर्सेज देखने को मिलेंगे, जिन पे सभी पे 50% ऑफ चल रहा है। कंडक्टर का न्यूली लॉन्च किया गया है, तो जो भाई लोग कंडक्टर की तैयारी कर रहे हैं ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। HPPSC का कोई भी आप एग्ज़ाम दोगे क्लास 3 का, आपको पता है कि यहाँ पर पेपर 1 जो है वो लिया जाएगा, उसका भी यहाँ पर मॉक टेस्ट है, और उसके साथ साथ हाई कोर्ट का भी चला हुआ है। ठीक है, तो ये सारे आप जो है वो 50% से ज़्यादा पर जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। और जिन्होंने पहले ज्वाइन किया है उनकी लिस्ट हमने आगे भेज दी है, उनके बहुत जल्दी जो है वो कोर्सेज ओपन हो जाएंगे। ठीक है, और यहीं पर आप अगर वेबसाइट के नीचे जाओगे तो डाउनलोड ऐप का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, तो इसे जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशंस वगैरह आपको सारे यहाँ पर मिलेंगे, क्या क्या कंटेंट, फ्री की टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, तो एक बार आप जब ऐप में लॉगिन कर लोगे तो आप वेबसाइट पर भी जो है वो उसी नंबर से लॉगिन कर सकते हो, और उसके बाद जो है वो वेबसाइट पर भी आप जो है अगर आपको बड़ा व्यू चाहिए तो टेस्ट वगैरह दे सकते हो, या वीडियोज़ वगैरह जो है वो देख सकते हो। तो जीके स्टडी ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिएगा। मैंने आपको बता दिया, gkstudyApp.com सर्च कीजिए, डायरेक्ट जाइए नीचे पेज को स्क्रॉल कीजिए और वहाँ पर आपको जो है वो ऐप का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज। मैंने मैक्सिमम वो क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं जो कि एचपी के एग्जाम्स में पहले जो है वो बहुत बार पूछे गए हैं, रिपीटेड हुए हैं। तो जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है उसे जो है वो किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, साइंस को हम जो है वो थोड़ा इंग्लिश में ही रखेंगे ताकि ज़्यादा बेटर तरीके से आप जो है वो समझ पाए। तो इसका जो सही आंसर है वो है सेकंड, ड्राई आइस। ठीक है, ड्राई आइस को क्या बोला जाता है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। कई बार ये भी आ जाता है, और यहाँ पर अपोजिट आया है कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है आपका ड्राई आइस। ठीक है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, क्लर्क वगैरह में पूछा गया है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, ड्राई आइस क्या होती है? सॉलिड फॉर्म होती है किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है, यानी कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं? ड्राई आइस बोलते हैं। ज़्यादातर जो इसका यूज़ किया जाता है वो कूलिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। ठीक है, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा कूल करने के लिए कूलिंग एजेंट, और इसको फॉग मशीन्स में भी आप जो है वो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा शादी बारात में जब कहीं पर जो है वो आर्टिफिशियल फॉग यानी कि धुआं जो है वो निकाला जाता है, तो वहाँ पर जो है वो ज़्यादातर इसी चीज़ का, ड्राई आइस का ही जो है वो यूज़ किया जाता है। जैसे कि आपका थिएटर्स हो गए, ड्रामेटिक इफेक्ट्स जो क्रिएट किए जाते हैं उसमें। ठीक है, तो कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि जो आपके ड्रामेटिक इफेक्ट्स होते हैं, थिएटर होते हैं, या फिर जो फॉग मशीन्स होती है, जो आपकी आर्टिफिशियल फॉग होती है, उसमें किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, तो उसमें ड्राई आइस का यूज़ किया जाता है। या फिर कूलिंग एजेंट के रूप में इसे किसका यूज़ किया जाता है, तो वो आपका ड्राई आइस का किया जाता है। ठीक है, लोअर टेम्परेचर होता है इसका। ठीक है जी, और जो इसके जो भी इसका मतलब कि वाटर आइस होती है, वो कोई भी रेजिड्यू यानी कि जो भी मतलब पीछे जो आपका एक तरीके से कूड़ा करकट समझ लीजिए, जो रेजिड्यू बच जाते हैं जब आप किसी चीज़ को जलाते हैं, ठीक है, तो एक राख टाइप निकल जाती है, वो सारी चीज़ें इसमें नहीं होती है, कोई भी रेजिड्यू ये जो है वो नहीं छोड़ती है। ठीक है, फ्रोजन फ्रूट को, जो फ्रोजन फूड होते हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए भी ये जो है वो आपका यूज़ किया जाता है। तो इतने सारे यूजेस जो हैं वो इसके होते हैं। ठीक है, एक और चीज़ याद रखिएगा, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सब्लिमेशन क्या है। सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें जो है वो सॉलिड स्टेट डायरेक्टली कन्वर्ट होती है गैसियस स्टेट में। देखिए, स्टेट आपको पता होगा कि कोई चीज़ सॉलिड होती है, ठीक है, फिर कोई चीज़ लिक्विड होती है, ठीक है, और उसके बाद एक होता है आपका गैस। तो अगर आपको पता ही है कि बर्फ है, मान लीजिए बर्फ का एग्जांपल ले लीजिए, बर्फ है, बर्फ पहले जाएगी किसमें? पहले आपका बर्फ का क्या बनता है? पानी बनता है, यानी कि बर्फ सॉलिड थी, उसके बाद वो कन्वर्ट हुई लिक्विड में। ठीक है, और उसके बाद गैसेस में, मतलब कि पानी जब
भाप बनकर उड़ जाता है। बट अगर सॉलिड से जो है वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रही हो चीज़, तो उसको कहा जाता है आपका सब्लिमेशन। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, सब्लिमेशन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सॉलिड स्टेट से, ठीक है, यानी कि ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में, गैस अवस्था में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। ड्राई आइस को सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था 1835 में। ठीक है, फ्रेंच इन्वर्टर थे इसके, एड्रियन जीन पियरर। ठीक है, तो ये आप नाम याद रख सकते हैं। वैसे ये ज़्यादा नाम पूछा नहीं जाता है, बट फिर भी अपनी नॉलेज के लिए आप याद रख सकते हैं। ठीक है जी, प्रिवेंट, फूड को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, ये ज़्यादातर जो है वो कॉमन यूज़ इसका किया जाता है। तो मैंने सारे यूज़ आपको ड्राई आइस के बता दिए। सब्लिमेशन का मैंने आपको बता दिया क्योंकि सब्लिमेशन भी एग्जाम में पूछा गया है, इसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच प्रॉपर्टी ऑफ एल्युमिनियम मेक्स इट सुटेबल फॉर मेकिंग फॉयल फॉर रैपिंग फूड? एल्युमिनियम की कौन सी प्रॉपर्टी होती है जो कि इसको सूटेबल बनाती है? आपने देखा होगा जो आपके घर में खाना वगैरह होता है, तो उसके लिए जो है वो आप फॉयल लाते होंगे, ठीक है, जिसमें खाना जो है वो रैप किया जाता है और खाना गर्म रहता है। ठीक है, तो वो एल्युमिनियम से बनी होती है। बट एल्युमिनियम की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होती है जो कि उसकी वो शीट्स बन जाती है? चार आपके पास यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करती है इसलिए जो है वो उसका यूज़ किया जाता है, हाईली मेलेबल होती है, ठीक है, या फिर यूजफुल एलॉयज फॉर्म करती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका हाईली मेलेबल। ठीक है, मेलेबल का मतलब ही ये होता है कि आप किसी चीज़ को जो है वो शीट में कन्वर्ट कर सको। मेलेबल और डक्टाइल दो टाइप के होते हैं। डक्टाइल का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को जो है, ठीक है, किसी चीज़ को आप जो है, दोबारा से ओपन कर लेते हैं, ये बैक हो गया, किसी चीज़ को आप जो है वो क्या कर सके, किस में कन्वर्ट कर सकते हैं आप, किसी चीज वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मेलेबल का मतलब होता है, मेलेबल का यहां पर मतलब है कि आप क्या कर पाएंगे, आप जो है वो किसी चीज़ की शीट बना पाएंगे। ठीक है, शीट बना पाएंगे। और डक्टाइल का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ की जो है वो वायर बना पाए। ठीक है जी, तो एल्युमिनियम दोनों ही होता है आपका मेलेबल भी होता है और डक्टाइल भी होता है। आप इसकी शीट भी बना सकते हो, आप इसकी जो है वो वायर भी बना सकते हो। ठीक है, तो इसलिए जो है वो आपका यहाँ पर इस चीज़ का यूज़ किया जाता है। ठीक है, मेटल्स आर द एलिमेंट्स, थोड़ी सी जो है वो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। मेटल्स आर द एलिमेंट्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट एंड आर मेलेबल एंड डक्टाइल। जो मेटल्स होती हैं, बट ऑल मेटल्स आर नॉट मेलेबल और डक्टाइल। सभी मेटल्स जो हैं वो आपकी मेलेबल और डक्टाइल नहीं होती भाई, सभी को आप जो है वो शीट में और वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है जी, जैसे कि आपका मर्करी इज मेलेबल एंड नॉट डक्टाइल। मर्करी जो है वो मेलेबल है और डक्टाइल नहीं है, तो अलग अलग सबकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, एल्युमिनियम क्या होता है, मेलेबल होता है, सॉफ्ट होता है, ठीक है, और फूड आइटम के साथ जो है वो रिएक्ट नहीं करता है, तो इसलिए इसका जो है वो आपका क्या किया जाता है, इसको यूज किया जाता है। ठीक है, द प्रॉपर्टी विच अलाउज द मेटल टू बी हैमर्ड इनटू थिन शीट इज कॉल्ड मेलेबल। ठीक है, मेलेबल का मतलब क्या होता है कि आप जो है वो मेटल को मतलब कि उस पर जो है वो हैमर कर करके उसको, ठीक है, हथौड़े के साथ उसको शीट बना सकते हैं। ठीक है जी, तो इसलिए जो है वो आपका एल्युमिनियम यूज होता है। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, बाकी थोड़ी बहुत चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। ठीक है, फॉइल्स कैसे बनाई जाती है, आपको एल्युमिनियम फॉइल्स ही सुना होगा आपने, तो हैमर के साथ उनको मतलब कि बीट कर करके मार के पतला उनको जो है वो किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ वेव्स आर लाइट वेव्स? लाइट वेव्स जो है वो किस प्रकार की वेव्स होती है? ट्रांसफर होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती है, दोनों ही होती है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ट्रांसफर वेव्स। ठीक है, इसके बारे में भी जानकारी यहाँ पर दी गई है। ठीक है, बट आपको क्या क्या पढ़ना है, देखिए ट्रांसफर वेव्स इस टाइप की होती है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल जो है वो इस टाइप की होती है। ये आपसे ज़रा पूछा नहीं जाएगा। सबसे पहले वेव के बारे में बात करें, द डिस्टर्बेंस दैट ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड वेव। ठीक है जी, तो ये इसको वेव कहा जाता है। अब यहाँ पर आपको दो टाइप की वेव देखने को मिलेगी, पहली होती है ट्रांसफर और दूसरी होती है लॉन्गिट्यूडनल। सबसे पहले आपको यही याद रखना है कि वेव जो है वो दो टाइप में डिवाइड की जाती है, ट्रांसफर वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब इसमें और चीज़ आपको क्या याद रखनी है, ये नहीं याद रखना है ज़्यादा कि ट्रांसफर वेव्स किस प्रकार की होती है या लॉन्गिट्यूडनल, वो आप पढ़ सकते हो अगर आप अपनी जानकारी के लिए पढ़ना चाहते हो। बट आपको यहाँ पर याद रखना है कि लाइट जो है वो एग्जाम्पल है किसका, ट्रांसवर्स वेव का। ठीक है, ट्रांसवर्स है, ठीक है, ट्रांसफर भी लिखा जाता है, ट्रांसवर्स भी लिखा जाता है। ठीक है, ट्रांसवर्स। और जो लॉन्गिट्यूडनल है वो साउंड वेव उसका एग्जाम्पल है। ठीक है जी, तो ट्रांसवर्स वेव का एग्जाम्पल क्या है, आपका लाइट है,
और साउंड वेव्स का एग्जाम्पल, जो साउंड वेव है वो किसका एग्जाम्पल है, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ट्रांसवर्स वेव्स का क्या है, लाइट, और लॉन्गिट्यूडनल का क्या है, साउंड। तो ये दो चीज़ें आपको जो है वो याद रखनी है। नेक्स्ट है आपका राइबोसोम्स आर साइट्स फॉर, राइबोसोम्स जो है वो किस चीज़ के लिए साइट होती है, क्या होता है राइबोसोम्स में, फोटोसिंथेसिस होती है, फैट सिंथेसिस होती है, रेस्पायरेशन होती है, या फिर प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ पर होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स में जनरली आपकी जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस होती है। कई बार उल्टा क्वेश्चन आ जाता है कि प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो कहाँ पर होती है। आपके पास ऑप्शन दे देंगे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, ठीक है, या गोल्जी बॉडीज, बहुत सारे एग्जाम्पल दे देंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए राइबोसोम्स यहाँ पर अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो ये आपको रेडिश से जो दिख रहे होंगे ये आपके राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है जी, सेल के बीच में न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, लिक्विड सा होता है जो आपको पता ही होगा। राइबोसोम्स क्या होते हैं, एक ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये आप देख ही रहे होंगे यहाँ पर रेड से कलर के ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स। ठीक है, और ये साइट होती है किसकी, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। इसको जो है वो प्रोटीन फैक्ट्री भी बोला जाता है। तो ये स्टार पॉइंट याद रखिएगा कि एक तो प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम्स में होती है, उसके बाद इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी बोला जाता है। दो टाइप के राइबोसोम्स होते हैं, 80S 70S, इसके बारे में आप पढ़ सकते हो, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक। ये सिर्फ नाम याद रख सकते हो आप, अगर आप साइंस स्टूडेंट हो तो आपको पता ही होगा, बट नहीं हो तो सिर्फ नाम रख, काम चल जाएगा आपका, नाम याद रख के। ठीक है जी, फर्स्ट जो है वो 1953 में ऑब्जर्व किया गया था जॉर्ज पेलाडे द्वारा। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना है। ठीक है, ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होते हैं, मैंने आपको यहाँ पर दिखाई दिया इमेज में। उसके बाद क्या है कि प्रोटीन सिंथेसिस होती है, प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी इनको जाना जाता है। 80S हो गया, 70S हो गया, यानी कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक जो है वो आपके राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, तो ये 2-4 पॉइंट आपको इसके बारे में याद रखने हैं। अगला है अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच आर करेक्ट। यहाँ पर बताना है कि करेक्ट कौन सी है। पहली है कि प्लांट कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम सनलाइट इनटू फूड स्टोर्ड एज कार्बोहाइड्रेट। प्लांट क्या करते हैं कि जो एनर्जी होती है, सनलाइट से एनर्जी आ रही होती है, उसको फूड में कन्वर्ट करते हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बहुत टाइम से आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि जो सूरज से एनर्जी आती है उसको जो है वो प्लांट द्वारा फूड में कन्वर्ट किया जाता है। ये तो आपको पता ही है, बिल्कुल सही है। प्लांट है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल होता है। ठीक है, जो आपका ग्रीन कलर होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। ये भी दोनों स्टेटमेंट सही है। प्लांट सेल डू नॉट हैव सेल वॉल। ठीक है, प्लांट सेल जो होता है, ठीक है, उसकी सेल वॉल नहीं होती है। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। तो इसका आंसर होगा ओनली 1 और 2। देखिए, अगर मैं आपको यहाँ पर प्लांट सेल दिखाऊं, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे सेल वॉल मेंशन किया हुआ है। ये सेल वॉल है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया है, साइटोप्लाज्म है, तो ये सारे गोल्जी अपरेटस है आपका, ठीक है, तो राइबोसोम है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन होती है। तो सेल वॉल भी आपकी जो है वो यहाँ पर होती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनाते हैं। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस आपको पता ही है कि जो आपकी जो ग्रीन पिगमेंट होता है वो क्लोरोफिल कहलाता है। ठीक है, और जो फूड का कन्वर्जन होता है उसको जो है वो फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ये सारी चीज़ें आपने बचपन में पढ़ी होंगी, मतलब कि जब आपने साइंस जो है वो पढ़ी होगी छोटी क्लासों में। नेक्स्ट है अ पैसेंजर इन अ मूविंग बस इज थ्रोन फॉरवर्ड व्हेन द बस सडनली स्टॉप। आप किसी बस में जा रहे हो, ठीक है, और बस की अचानक ब्रेक लगती है तो आप आगे की तरफ गिरते हो। ये एक्सप्लेन किस में किया गया है, कौन से लॉ में किया गया है, न्यूटन के। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ में जो है वो आपका बताया गया है, ठीक है, कि न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि इफ़ अ बॉडी इज एट रेस्ट, अगर कोई बॉडी जो है वो रेस्ट में है या फिर मूविंग है कॉन्स्टेंट स्पीड में, ठीक है, किसी स्ट्रेट लाइन में, तो ये जो है वो रिमेन रहे, मतलब कि रेस्ट पर ही रहेगी या फिर मूविंग ही रहेगी जब तक इस पे कोई बाहरी फोर्स जो है वो नहीं लगता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि कोई बस चल रही है वो एकदम से रुकती है तो आपकी बॉडी क्या होती है, मूवमेंट में होती है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में, तो वो जो है वो नहीं रुक पाती और आगे की तरफ आपको झटका लगता है। ठीक है, बट ज़्यादा आपको सिर्फ याद रखना है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है वो ये कहता है, मतलब कि ये रीज़न जो है वो न्यूटन फर्स्ट लॉ है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म जो है वो ब्रेथ्स फ्रॉम स्किन। ठीक है, ब्रीथ जो है वो स्किन से करते हैं। कौन से ऑर्गेनिज्म जो है वो आपके सांस जो है वो स्किन से लेते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है अर्थवॉर्म। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है विच जूस सिक्रेटेड बाय द ऑर्गन्स इन द एलिमेंट्री कैनाल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट। ठीक है, कौन सा है इनमें जो कि डाइजेशन ऑफ फैट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, फैट्स को जो है वो डाइजेस्ट करने में, और सिक्रेटेड किया जाता है आपका ऑर्गन्स के द्वारा। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है आपका बाइल जूस और पैनक्रिएटिक जूस। ठीक है जी, बाइल जूस और पैनक्रिएटिक जूस याद रखिएगा। ठीक है,
क्या है कि बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेटेड बाय द ऑर्गन्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फैट्स। सबसे पहला पॉइंट कि डाइजेशन ऑफ फैट्स में क्या है, बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो क्वेश्चन डायरेक्टली बनता है कि बाइल जूस जो है वो सिक्रेटेड किया जाता है लीवर के द्वारा। एक तरीके से सोच लीजिए कि बाइल जूस जो है वो लीवर के द्वारा छोड़ा जाता है और पैनक्रियाटिक जूस जो है वो पैनक्रियाज के द्वारा छोड़ा जाता है। तो ये दोनों आपको पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। एक तो दोनों का इंपॉर्टेंट रोल किसमें है कि फैट के डाइजेशन में, फैट को आप सोच लीजिए डाइजेस्ट करने में, पचाने में। उसके बाद बाइल जूस किससे, लीवर से निकलता है, ठीक है, उसके द्वारा जो है वो छोड़ा जाता है, ठीक है। और जो आपका पैनक्रियाटिक जूस है वो पैनक्रियाज के द्वारा छोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखें। वैसे आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हो तो जो आपका बाइल जूस है उसमें कोई भी एंजाइम नहीं होते हैं, और जो आपका पैनक्रियाटिक जूस है उसमें अमाइलेज, ट्रिप्सिन, ठीक है, पैनक्रियाटिक लाइपेज, ठीक है, ये सारे जो है वो आपके एंजाइम होते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं। दोनों जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने यहाँ पर मार्क कर दिए हैं। अच्छा, और क्या है, लाइपेज इज द डाइजेस्टिव एंजाइम ऑफ फैट, ठीक है। लाइपेज क्या होता है, एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है फैट का, ये आप स्टार कर लीजिएगा। कई बार डायरेक्टली आ सकता है कि डैश इज द डाइजेस्टिव एंजाइम ऑफ फैट, ठीक है जी। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। और बाकी ये तो पता ही होगा आपको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो नेचुरली प्रोड्यूस होता है ह्यूमन स्टोमक में, ठीक है, मतलब पेट में, ताकि फूड को जो है वो डाइजेस्ट किया जा सके, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वेटिक एनिमल्स डज नॉट हैव गिल्स। गिल्स का आपने सुना होगा गलफड़े। कौन सा जानवर है पानी का जिसके गलफड़े नहीं होते हैं, यही पूछा गया है ना, डज नॉट हैव गिल। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका व्हेल। बाकी क्लोन फिश, स्क्विड, ऑक्टोपस सभी के जो है वो होते हैं, ठीक है। तो गिल्स होते क्या है, एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है, ठीक है, जो कि मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में जो है वो मिलते हैं, ठीक है, जिससे जो है वो सांस लिया जाता है। और वेल्स किससे सांस लेते हैं, वेल्स जो है वो लंग्स से सांस लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखिएगा, ठीक है। क्या है कि जो आपका वेल्स हैं वो किससे सांस लेते हैं, वो लंग्स से लेते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। गिल्स जो हैं, जो गलफड़े होते हैं, वो क्या करते हैं, जो भी डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है वाटर से, उसको जो है वो मतलब कि उसको आप अपनी तरफ जो है, मतलब कि जो आपका जीव प्राणी है, एक्वेटिक एनिमल है, उसको देते हैं। अच्छा, क्या है अर्थवॉर्म। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा एनिमल जो है वो कैसे सांस लेता है, अर्थवॉर्म जो है वो स्किन से सांस लेते हैं, वेल जो है वो लंग्स से सांस लेती है, स्पाइडर हो गया, स्कॉर्पियन हो गया, मकड़ी होगी, आपका बिच्छू हो गया, बुक लंग्स ना नीचे की तरफ होते हैं, ठीक है। एक बार चेक करना, आप इमेज देख लेना तो आपको पता लगेगा। कॉकरोच जो है वो ट्रैकिया से सांस लेते हैं। टैडपोल हो गया, फिश हो गया, प्रॉन हो गया, ये गिल्स से सांस लेते हैं। फ्रॉग हो गया आपका स्किन से, लंग्स से, बक्कल कैविटी से, ठीक है। एम्फीबियन हो गए, मैमल्स हो गए और बर्ड्स हो गए, ये आपके लंग्स से लेते हैं। तो ये एक बार चार्ट अच्छे से याद रखिएगा, कौन किससे सांस लेता है। साइंस में मैक्सिमम टाइम जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन द ब्लड क्लॉटिंग। बहुत बार आपने क्लर्क वगैरह का एग्जाम दिया होगा, ठीक है, आपने पटवारी का एग्जाम दिया होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार आपको कहीं ना कहीं पर देखने को मिल जाएगा कि ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन जो है वो हेल्प करता है। तो विटामिन के जो है वो हेल्प करता है, ठीक है जी। अच्छा, विटामिन के जो है वो आपका ग्रीनी वेजिटेबल, ब्रोकली वगैरह में मिलता है, ठीक है, और ब्लड क्लॉटिंग में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है जी। अच्छा, विटामिन को याद करने की ट्रिक, रथ एक टॉफ़ी, मतलब कि इनके जो हैं वो आप नाम याद रख सकते हैं। र से जो है वो आपका विटामिन ए रेटिनॉल, ठीक है। थ से विटामिन बी थाइमिन, ए बी करके चलना है आपको। ए से सी का एस्कॉर्बिक एसिड, क से विटामिन डी का कैलीफेरॉल, ठीक है, कैल्सीफेरॉल। टी से आपका जो है वो विटामिन ई टोकोफेरॉल, और के से जो है वो आपका साइक्लोक्विनोन, ठीक है, फाइलोक्विनोन, ठीक है। तो ये आपको जो है वो याद रखना है, रथ एक टॉपी, जिससे आप जो है वो विटामिन ए बी सी डी ई और के का जो है वो नाम याद रख सकते हैं, जो इनके साइंटिफिक नेम है, ठीक है। नेक्स्ट आप बात करते हैं इंडियन जीके के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अस्पृश्यता को दूर करने के लिए अपने रचनात्मक कार्यक्रम के एक भाग के रूप में हरिजन सेवक संघ को संगठित किया था, ठीक है। वो अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज द हरिजन सेवक संघ एज अ पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम फॉर द रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी। तो यहाँ पर बात हो रही है, जो आपको मेन फोकस करना है वो करना है हरिजन सेवक संघ के ऊपर, कि इसकी स्थापना जो है वो किसने करी थी। क्वेश्चन तो किसी भी तरीके से घुमा के पूछा जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका महात्मा गांधी, ठीक है। महात्मा गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना करी थी। कुछ थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे। इसका जो मूल जो संगठन किया गया था 1932, तो आपको याद रखना है 1932 में इसको जो है वो स्थापित किया गया था, ठीक है।
ठीक है। और अखिल भारतीय विरोधी अस्पृश्यता लीग, ठीक है, इसका जो है वो स्टार्टिंग का नाम था और बाद में इसका नाम बदलकर जो है वो हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। तो 1932 में किस नाम से इसकी स्थापना हुई थी? अखिल भारतीय विरोधी अस्पृश्यता लीग और बाद में हरिजन सेवक संघ। इसके पहले जो अध्यक्ष थे वो घनश्याम दास बिड़ला थे और सचिव जो है वो अमृतलाल ताकर थे। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है जी। अच्छा, अभी भी ये जो है वो एक गैर सरकारी संगठन के रूप में मौजूद है जो हरिजन या दलित लोगों के कल्याण के लिए काम कर रहा है और डिप्रेस्ड क्लास ऑफ इंडिया का उत्थान कर रहा है, ठीक है। तो ये आप जो है वो याद रख सकते हैं। 1932 आपको ईयर याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी मॉडल की तर्ज पर शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की सिफारिश की? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन ऑन द लाइंस ऑफ इंग्लिश मॉडल इन इंडिया? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सैडलर कमीशन, ठीक है। तो यहां पर किस तरीके से आप याद रखोगे कि जहां पर टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन की बात आई, TTI, तो वहां पर आपको याद रखना है सैडलर। अगर मतलब कि आपको कुछ भी ना याद रहे तो सैडलर आप TTI से याद रख सकते हैं, टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। ये मैं सिर्फ आपको याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, बाकी पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही, ठीक है जी। अच्छा, सैडलर कमीशन के बारे में बात करें तो 1917 और 1919 में शुभारंभ इसका जो है वो किया गया था। डॉक्टर M.E. सैडलर को जो है वो आयोग के अध्यक्ष के रूप में जो है वो नियुक्त किया गया था, ठीक है जी। यह आयोग माध्यमिक शिक्षा में समस्याओं की रिपोर्ट करने के लिए नियुक्त किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मिडिल एजुकेशन जो होती है उससे रिलेटेड जो है वो ये आपका उसकी समस्याओं से रिलेटेड जितनी भी रिपोर्ट थी वो इसको सबमिट करनी थी। यह भारत में अंग्रेजी मॉडल की तर्ज पर शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की सिफारिश करता है। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई माध्यमिक शिक्षा यानी कि मिडिल एजुकेशन जो थी, मिडिल स्कूल जो होते हैं, उनसे रिलेटेड कौन सा था? तो सैडलर कमीशन। ये आपको याद रखना है और M.E. सैडलर जो है वो इसके अध्यक्ष थे। अच्छा, हंटर कमीशन, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सर विलियम हंटर, ठीक है। लॉर्ड रिपन द्वारा नियुक्त किया गया था, 1882 को गठित हुआ था, ठीक है। तो विलियम हंटर, उसके बाद लॉर्ड रिपन द्वारा और 1882, ठीक है जी। और किससे रिलेटेड था? प्राथमिक शिक्षा यानी कि प्राइमरी एजुकेशन जो है वो इससे रिलेटेड था, ठीक है। फिर है आपका वुड घोषणा पत्र, ये 1854 में आया था, यानी कि इससे पहले आ गया था। और सर चार्ल्स वुड को भारत में अंग्रेजी शिक्षा और महिला शिक्षा के प्रसार के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव था, ठीक है जी। तो उससे रिलेटेड सिफारिशें जो हैं वो इन्होंने की थी। उनके द्वारा कई सिफारिशें की जाती हैं, उनमें से कुछ हैं कि लंदन विश्वविद्यालय के मॉडल पर विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए, कि जैसे लंदन में विश्वविद्यालय हैं वैसे ही भारत में बनाया जाए। हर जिले में एक सरकारी स्कूल खोला जाए। प्राथमिक शिक्षा पर शिक्षा का माध्यम जो है वो शाब्दिक होना था, जबकि उस स्तर पर यह अंग्रेजी और अन्य होंगे, ठीक है। यानी कि प्राइमरी जो स्कूल होता है उसमें आपका लोकल लैंग्वेज चले और बाद में जो हायर हैं उसमें जो है वो आपका अंग्रेजी यूज की जाए, ठीक है। और इसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि वुड्स घोषणा पत्र को जो है वो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये आपको जो है वो याद रखना है, ठीक है। फिर आता है आपका रेले आयोग। रेले आयोग जो है वो सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था और विश्वविद्यालयों की स्थिति की संभावना पर विचार करता है। देखिए, हर लाइन आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको देखना पड़ेगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है। जैसे कि सैडलर आयोग, दोबारा से मैं बोलूँगा सैडलर कमीशन। सैडलर कमीशन एक तो आपका शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, और उसके बाद मिडिल स्कूल से रिलेटेड था, ठीक है। और दूसरा हंटर कमीशन, विलियम हंटर, ठीक है, 1882 में गठित, प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड था, ठीक है। और ये जो है वो वुड घोषणा पत्र और इसके काम के बारे में भी जानकारी देता था। फिर वुड घोषणा पत्र ये क्या कर रहा था? इसने विश्वविद्यालयों के बारे में, ठीक है। उसके बाद जो है वो प्राथमिक स्तर पर जो है वो लोकल में शाब्दिक होना चाहिए, उसके बाद हायर में इंग्लिश होना चाहिए। ये सारी सिफारिशें इसने की थी और मैग्ना कार्टा इसको जो है वो जनरली कहा जाता है। रेले आयोग जो है वो विश्वविद्यालयों की स्थिति से जो है वो मतलब कि उससे रिलेटेड था, ठीक है। और सर थॉमस रेले ने इसकी जो है वो अध्यक्षता की थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आपको इसके बारे में याद रखने हैं। नेक्स्ट है, भारत के समस्त क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार निम्न में से किसके अंतर्गत आता है, ठीक है। आप कहीं पर भी जो है वो फ्रीली मूव कर सकते हो किसी भी टेरिटरी में इंडिया की, तो वो किसके अंतर्गत जो है वो आता है, अंडर आता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका अनुच्छेद 19 यानी कि आर्टिकल 19, ठीक है। ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी देता है। 6, एक तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिप्रियता से बिना हथियार के इकट्ठा होने के अधिकार,
सभा, संघों या सहकारी समितियों के गठन का अधिकार, पूरे भारत में जो है वो स्वतंत्र घूमने का अधिकार, ये आपसे पूछा गया है। तो हर चीज़ को आपको डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। अब आपसे ये भी हो सकता है कि एग्जाम में पूछ लिया जाए कि संघों या सहकारी समितियों के गठन का अधिकार कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, तो वो भी आर्टिकल आपका 19 होगा, ठीक है। बिना हथियार जो है वो आप इकट्ठा हो सकते हैं, वो भी आर्टिकल 19 के अंदर होगा, ठीक है। भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने का अधिकार आर्टिकल 19 के अंदर होगा, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में जब आप पढ़ोगे तो ही आपको जो है वो पता लगेगा। अच्छा, अनुच्छेद 19 में 7 अधिकार शामिल थे पहले, ठीक है, अब 6 हैं, लेकिन संपत्ति के अधिग्रहण, धारण और निपटान के अधिकार को 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा जो है वो हटा दिया गया था। ये चीज़ें आपको जो है वो याद रखनी है। बाकी आप कहीं भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अधिकार है आपको, वो भी किस अनुच्छेद के अंदर है, वो भी आपको 19 के अंतर्गत मिलता है। तो ये मेन क्या है, ये है आपको स्वतंत्रता का अधिकार। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रदान करता है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, ठीक है, ये कौन सा आर्टिकल प्रदान करता है, ये करता है अनुच्छेद 25, आर्टिकल 25 आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, पृथ्वी की सतह को आकार देने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ठीक है। जो अर्थ की शेप होती है उसको जो शेप देता है, उस प्रोसेस को जो है, मतलब जो पूरा प्रोसेस होता है उसको क्या कहा जाता है, ठीक है। 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका जियोमॉर्फिक प्रोसेस, ठीक है। जियोमॉर्फिक प्रोसेस होता है पृथ्वी के आकार लेने की प्रक्रिया, ठीक है। कभी क्वेश्चन आ जाए तो आप याद रख सकते हो। अच्छा, निम्नलिखित में से आपको जो है वो मिलान करना है कि जो आपको होता है पृथ्वी के भाग कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, कि जो पृथ्वी है उसका अलग अलग पार्ट होते हैं अंदर का, वो मैं भी आपको बताऊंगा पृथ्वी के भाग कौन कौन से होते हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें जो है वो कहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। एल्युमिनियम कौन सी में पाया जाता है, क्रोड में पाया जाता है, वो भूपट्टी में पाया जाता है, ठीक है। निकेल कहाँ पर पाई जाती है, लोहा कहाँ पर पाया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। तो इसका आंसर होगा आपका 3rd, ठीक है। फर्स्ट का बी, यानी कि एल्युमिनियम जो है वो भूपट्टी पर यानी कि क्रस्ट पर पाया जाता है, ठीक है, क्रस्ट बोल सकते हैं आप इसको। दूसरे का सी है, यानी कि मेंटल में जो है वो मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है। तीसरे का जो है वो ए है, आपका निकेल जो है वो आपका क्रोड में पाया जाता है, और लोहा जो है वो आपका इनर क्रोड में पाया जाता है। इनर क्रोड बोल लीजिए, कोर बोल लीजिए, एक ही बात है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। देखिए, आप स्ट्रक्चर देख लीजिए, मैं जूम करता हूँ। स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, तो यहाँ पर आपको बाहरली जो बिल्कुल आउटर है वो क्रस्ट है, ठीक है। फिर बीच वाली जो है वो मेंटल है, फिर आपकी अंदर वाली जो है वो कोर आती है, ठीक है। इसमें आउटर कोर भी होती है और इनर कोर भी होती है, ठीक है। तो जनरली आप देखोगे तो 3 पार्ट में डिवाइड होती है, कौन सी, क्रस्ट में, जिसको भूपट्टी बोलते हैं, फिर मेंटल और फिर आपकी कोर, इनर कोर और आउटर कोर। ये चीज़ें आपको समझ आ गई, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ जाऊँगा, ठीक है। तो क्रस्ट क्या है, आउटर मोस्ट पार्ट है आपका किसका, जो आपके अर्थ होती है, ठीक है। 100 किलोमीटर के आसपास इसकी डेप्थ होती है। फिर इसमें क्या है कि सिलिका और एल्युमिनियम, ठीक है, ये ज़्यादातर इसमें जो है वो पाए जाते हैं। फिर आपकी मेंटल आती है। मेंटल क्या है आपकी, मेंटल आपका जो है वो आपकी क्रस्ट के जो नीचे मिलती है वो मेंटल है। यहाँ पर आपने देखा होगा, पहले क्रस्ट है फिर मेंटल है, ठीक है। ये आपकी सॉलिड स्टेट में होती है, और मैग्मा जो है वो यहाँ पर ज़्यादातर आपको जो है वो मैग्मा देखने को यहाँ पर मिलेगा। फिर कोर आती है। कोर जो है वो इंटर मोस्ट पार्ट होता है, यानी कि सबसे अंदरूना। इनर कोर भी होती है जो कि सॉलिड स्टेट होती है, और आउटर कोर जो है वो लिक्विड स्टेट में आपकी होती है। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। और आयरन और निकेल जो है वो आपकी यहाँ पर मिलती है, ठीक है। तो ये थोड़े पॉइंट आपको जो है वो इसके बारे में याद रखने हैं। नेक्स्ट है, कोयले और पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं, ठीक है। जो आपका कोल होता है और रॉक्स, मतलब कि कोल और पेट्रोलियम है, वो किस टाइप की रॉक्स में पाई जाती है। 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। ग्रेनाइट, आग्नेय, कायांतरित, अवसादी, ठीक है, यानी कि ग्रेनाइट, इग्निस, मेटामॉर्फिक या फिर सेडिमेंट्री। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री चट्टानों में जो है वो आपका क्या पाया जाता है, पेट्रोलियम और कोयला पाया जाता है। अच्छा, चट्टानों की अगर बात करें 3 टाइप की होती है, इग्निस होती है, सेडिमेंट्री होती है और मेटामॉर्फिक होती है, ठीक है। जब आपका जो है वो ज्वालामुखी फूटता है वो और ठंडा होता है, ठीक है, तो और जब ये सॉलिड बनता है तो उससे जो चट्टानें बनती हैं उसको आग्नेय चट्टानें या फिर इग्नियस रॉक्स कहा जाता है, ठीक है। आग्नेय, आग से याद रखिएगा, आग्नेय चट्टानें यानी कि लावा से बनी है, ठीक है। इनको प्राइमरी चट्टानें भी कहा जाता है, ठीक है, यानी कि प्राथमिक चट्टानें या प्राइमरी रॉक्स, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और इनके भी 2 टाइप होते हैं, जिनको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। फिर क्या है,
कि जब इनमें क्रैक हो जाते हैं या आपस में एक दूसरे को हिट करते हैं, ठीक है, और स्मॉल फ्रेगमेंट में जो है वो टूट जाते हैं, तो इनको जो है वो सेडिमेंट्स कहा जाता है, ठीक है जी। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्या है कि सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन ऑफ सैंड, ठीक है, जो सैंडस्टोन है वो ग्रेन ऑफ सैंड से जो है वो बनता है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, ये फॉसिल ऑफ प्लांट्स, ठीक है, इसमें एनिमल्स और भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, आपको मैंने ऊपर बता दिया कि जो पेट्रोलियम है, कोयला, ये सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। जब इग्नियस यानी कि आग्नेय और सेडिमेंट्री रॉक्स जो है, ठीक है, ये बाद में जो है वो जब हीट के अंडर आती है या फिर प्रेशर के अंडर आती है, तो ये जो है वो मेटामॉर्फिक चट्टाने जो है वो बन जाती है, मेटामॉर्फिक चट्टाने, ठीक है जी। जैसे कि आपका क्ले जो है वो आपकी स्लेट में और लाइमस्टोन जो है वो मार्बल में चेंज होता है। मार्बल कैसे बनता है कि जो लाइमस्टोन होता है उसको ग्रेट हीट में और प्रेशर के अंडर रखा जाता है। स्लेट कैसे बनती है, जो क्ले होती है उसको जो है वो ग्रेट प्रेशर और किसके हीट के अंदर रखा जाता है। तो इनको क्या बोला जाएगा, इनको मेटामॉर्फिक चट्टाने जो है वो बोला जाएगा। अगर आपके पास आ जाए कि मार्बल जो है वो कौन सी चट्टान का एग्जाम्पल है, तो आप इजिली लगा पाओगे मेटामॉर्फिक जो है वो चट्टान का एग्जाम्पल है। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट है डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसके लिए इनमें से कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, तो बाहरी कोर, ठीक है, जो आउटर कोर होता है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट है आपका भूपट्टी, जो आपका क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो बाउंड्री होती है उसको क्या कहा जाता है, तो क्रस्ट और मेंटल के बीच में बाउंड्री को जो है वो मोहो कहा जाता है, याद रखिएगा, मोहो। नेक्स्ट है भारत के कितने भूकंप क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, ठीक है, इंडिया को जो है वो कितने अर्थक्वेक जोन या सिस्मिक जोन में जो है वो डिवाइड किया गया है, तो इसका आंसर है आपका 4। ये डायरेक्टली पूछे गए क्वेश्चन है। 4 आप यहाँ पर देखोगे तो आपको जोन दिख जाएंगे, ठीक है, येलो, ठीक है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है, ये जो आपका सेकंड थर्ड है वो येलो में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे दिल्ली है, दिल्ली किस में आता है, दिल्ली आपका जो है वो जोन 4 में आता है, ठीक है। उसी तरीके से आप यहाँ पर मैप के अकॉर्डिंग देख सकते हो। तो ये समझ आ गया आपको। अगली आप बात करते हैं, अगली है जो है वो है आपकी इंग्लिश, थोड़ी सी हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि प्रीवियस में क्वेश्चन आए पूछे गए हैं। अ पर्सन वो रिनाउंसेस द वर्ल्ड एंड प्रैक्टिसेस सेल्फ डिसिप्लिन इन ऑर्डर टू अटेन सैल्वेशन, ठीक है। रिनाउंसेस का मतलब आप एक तरीके से समझ लीजिए छोड़ना होता है, ठीक है, और सैल्वेशन का मतलब होता है आपका मोक्ष। एक ऐसा व्यक्ति जिसने जो है वो दुनियादारी जो है वो छोड़ दी है, अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, और मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो है वो सेल्फ डिसिप्लिन में रहता है, तो उसको क्या कहा जाता है। 4 आपके पास यानी कि 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन है, तो उसको कहा जाता है आपका असेटिक, ठीक है। असेटिक जो है वो इसका सही आंसर होगा। अगर आपसे अपोजिट पूछ लिया जाए कि असेटिक का मतलब कि असेटिक कौन होता है, तो असेटिक वो होता है जो कि दुनियादारी छोड़ देता है, किस लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, यानी कि सैल्वेशन के लिए। याद रखिएगा, वर्ड भी याद रखिएगा, सैल्वेशन का मतलब होता है मोक्ष और रिनाउंसेस का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ देना, ठीक है। नेक्स्ट है अ हेटर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग, ठीक है, नॉलेज और लर्निंग का हेटर उसे क्या बोलेंगे, ठीक है, उसे बोलेंगे आपका मिसोलॉजिस्ट, डायरेक्टली याद रखिएगा, मिसोलॉजिस्ट। अच्छा, ये मैंने बहुत नोटिस किया है कि आजकल जो है वो स्पेल्ट वर्ड जो है वो बहुत पूछे जाते हैं, तो आपको स्पेल्ट वर्ड बताना है, ठीक है। सबसे पहला वर्ड है वो है आपका एड्यूलेशन, ठीक है। एड्यूलेशन की जो है वो करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है, एड्यूलेशन, ठीक है, एड्यूलेशन। तो पहली स्पेलिंग जो सही होगी वो होगी आपकी फर्स्ट, ठीक है, एड्यूलेशन, याद रखिएगा। एड्यूलेशन का मतलब होता है किसी की अधिक प्रशंसा करना, यानी कि बहुत ज़्यादा तारीफ करना है। कई बार ये जो है वो चापलूसी के लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा जो है वो प्रशंसा की जा रही है किसी की, तो एड्यूलेशन स्पेलिंग क्या होगी, ADULATION, एड्यूलेशन, ठीक है। फिर आपकी जो है वो एफिडेविट आपने बहुत बार पढ़ा होगा, एफिडेविट, ठीक है। एफिडेविट की जो करेक्ट स्पेलिंग होती है वो होती है AFFIDAVIT, एफिडेविट, एफिडेविट, ठीक है, एफिडेविट। इस तरीके से आप याद रखिए, AFFIDAVIT, ठीक है। एफिडेविट का आपको पता ही होगा, रिटर्न स्टेटमेंट जो होती है, ठीक है। फिर जो है आपका वो है आपका एडल्ट्रेटेड, एडल्ट्रेट का मतलब होता है आपका मिलावट। मान लीजिए किसी ने चावल में जो है वो पत्थर मिला दिए, तो वो होगा आपका एडल्ट्रेशन। तो एडल्ट्रेट का मतलब होता है मिलावट, और इसकी स्पेलिंग होती है आपकी ADULTERATE, ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट स्पेलिंग जो है वो सही होगी, ठीक है, एडल्ट्रेट। एडल्ट्रेट का मतलब होता है मिलावट।
अच्छा, डिफरेंस का तो आपको पता ही होगा, इसकी स्पेलिंग क्या होती है, तो DEFERENCE, ठीक है। ये ज़्यादातर कन्फ्यूज़न जो है वो आपका ई में हो जाता है, RA लगा देते हैं कई बार बच्चे, ठीक है। तो ये डिफरेंस की स्पेलिंग आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इस तरीके से स्पेलिंग अगर आप डेली बेसिस पे करोगे तो आपको पता ही है कि HPRCA के जो एग्जाम होंगे इंग्लिश तो उसमें ज़बरदस्त पूछी ही जाएगी, ठीक है। या फिर HPPSC के भी एग्जाम होते हैं, तो अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग रखिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द डॉक्टर गेव मी अ प्रिस्क्रिप्शन डैश माई कफ, ठीक है, फोर विद एट टू, ठीक है। प्रपोजिशन आपको यूज़ करनी है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 4, ठीक है। डॉक्टर ने क्या करी है, मुझे प्रिस्क्रिप्शन दी है, किसके लिए, कफ के लिए। देखिए 4 का मतलब क्या होता है, वैसे तो अगर आपने प्रपोजिशन पढ़ी होगी तो आपको अच्छे से पता होगा, बट अगर आप इसका हिंदी में कन्वर्ट करें तो 4 का मतलब होता है के लिए, ठीक है। विद का मतलब एक तरीके से आप समझ लीजिए, विद का मतलब होता है साथ, ठीक है। एट का मतलब क्या होता है, एट का मतलब एक तरीके से समझ लीजिए पर होता है, टू का मतलब क्या होता है, को, ठीक है। ये तो डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दी है किसके लिए, कफ के लिए, तो के लिए यानी कि 4। एक स्टेटमेंट अगर आप बनाने चलोगे, मैं अगर आपको बोलता हूं द डॉक्टर गेव मी अ प्रिस्क्रिप्शन विद माई कफ, तो ये तो कोई स्टेटमेंट नहीं बनी कि मेरे कफ के साथ ऐसा वैसा, ठीक है, ये तो कोई नहीं बनी। तो कई बार ऐसा होता है कि स्टेटमेंट अगर आप पढ़ के देखोगे तो जो सूटेबल बैठता है वो कई बार जो है वो सही होता है। बाकी आपको ये जरूर पढ़ना है कि 4 कहां पर यूज होता है, एट कहां पर होता है, विद कहां पर होता है, तो आपकी ज्यादा क्लियरिटी आएगी अगर आप प्रेपोजिशन को अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका 4। नेक्स्ट है ही गेव अ टॉक डैश द कॉज ऑफ डेंगू फीवर, ठीक है। डेंगू फीवर के ऊपर अभी हाल ही में चला हुआ था, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका टॉक ऑन, ठीक है। टॉक ऑन को अगर आप कंबाइन में लिखते हो टॉक ऑन, तो इसका मतलब होता है एक लंबी बातचीत करना, ठीक है, लंबी बातचीत करना। तो ये सबसे सूटेबल यहां पर बैठ रहा है, तो ही गेव अ टॉक ऑन द कॉजेज ऑफ डेंगू फीवर, याद रखिए। नेक्स्ट है मे आई कम डैश, तो ये तो आपने बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, मे आई कम इन, याद रखिएगा। नेक्स्ट है माई वॉच इज डैश द टेबल, माई वॉच इज ऑन द टेबल। ऑन तब यूज किया जाता है जब कोई चीज किसी के ऊपर है और उसने उसका सरफेस जो है वो टच किया हुआ है, ठीक है, तो इसको तब यूज किया जाता है आपका ऑन। प्रेपोजिशन के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो लेकर आऊंगा डिटेल में, तब आपको जो है वो ज्यादा क्लियरिटी होगी। नेक्स्ट है आपका हिंदी सेक्शन, अर्चना अत्यंत सुंदर है, वाक्य में कौन सा शब्द जो है वो विशेषण है। देखिए विशेषण क्या होता है, विशेषण आपने संज्ञा पढ़ी होगी, सर्वनाम पढ़े होंगे, ठीक है। संज्ञा का मतलब क्या होता है, कोई भी नेम, ठीक है, कोई भी नाम जो है वो आपका विशेषण मतलब कि संज्ञा है, ठीक है। और संज्ञा के स्थान पर जो शब्द यूज होते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा हिंदी के बारे में, ठीक है। यानी कि मान लीजिए अर्चना है, अर्चना यहां पर क्या है, अर्चना यहां पर आपकी संज्ञा है, और अगर अर्चना के स्थान पर मैं बोलूं कि अर्चना जा रही है और मैंने बोल दिया वह जा रही है, तो वह क्या हो गया, आपका सर्वनाम हो गया, ठीक है। ये आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो कभी और दिन मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो जो चीज, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की जो है वो विशेषता प्रकट करता हो, उसकी क्वालिटी बताता हो, उसको विशेषण कहते हैं, ठीक है। विशेषण का मतलब विशेषता। तो यहां पर क्या हो रहा है कि अर्चना यहां पर संज्ञा है, अर्चना अत्यंत सुंदर है, अर्चना की विशेषता क्या है, अर्चना बहुत सुंदर है, ठीक है। तो यहां पर विशेषण क्या हुआ, यहां पर विशेषण हुआ आपका सुंदर, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका सुंदर। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट है जो थोड़ा जानता हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा, तो अल्पज्ञ, यानी कि जो थोड़ा जानता हो उसको अल्पज्ञ कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से गीतावली किसकी रचना है, तो गीतावली जो है वो तुलसीदास जी की रचना है, ये याद रखिएगा, डायरेक्टली कई बार आ जाती है ये रचनाएं वगैरह। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, चयन शब्द में संधि विच्छेद होगा, ठीक है। चयन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका चे प्लस अन, ठीक है। ये अयादी संधि है, तो अच्छे से पढ़िए जब भी आप संधि वगैरह पढ़ते हो किस तरीके से क्या क्या जो है वो यूज होता है, तो चे प्लस अन। नेक्स्ट है अध उपसर्ग से इनमें से कौन सा शब्द रूप बनेगा। अध उपसर्ग, उपसर्ग और प्रत्यय जब भी हिंदी पढ़ो तो जरूर पढ़ो, ठीक है। उपसर्ग जो है वो पहले यूज होते हैं, प्रत्यय बाद में यूज होते हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका अध जला, ठीक है, यानी कि आधा जला हुआ। निम्न में से कौन सा संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक, संख्या का मतलब हो रहा है यानी कि यहां पर कुछ संख्या मेंशन होगी। गरीब कोई संख्या नहीं है, कैसा कोई संख्या नहीं है, सफेद कुछ संख्या नहीं है, कुछ मैं आपसे बोल दूं कि मुझे जो है वो कुछ पैसे दे दो, यानी कुछ का मतलब कि आपको कोई कुछ तो अमाउंट पता लगे, कोई तो संख्या आप जो है वो आपके ध्यान में जो है वो आ रही है, तो इसका आंसर होगा आपका कुछ, ठीक है जी। नेक्स्ट है व और फ किस प्रकार के वर्ण हैं, ठीक है, तो ये हैं आपके दंतोष्ठ है, ठीक है। जब आप बोलते हो तो दांत भी आपका जो है वो होठ में टच होता है, ठीक है। दंत मतलब कि दांत और ओष्ठ मतलब कि होंठ, ठीक है। आप बोल के देखिए फ, तो आपका दांत जो है वो आपके होठ में जो है वो टच होता है, तो इसको बोला जाता है दंतोष्ठ।
नेक्स्ट है ध्वनि किसकी लघुतम इकाई है, ठीक है, तो भाषा की जो है वो ध्वनि लघुतम इकाई है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित ध्वनि में से कौन सा वर्ण ओष्ठ है। ओष्ठ का मतलब जिसमें आपको बोलते हुए होठ टच होते हैं, ट बोलते हुए होठ टच होते हैं, नहीं ब बोलते हुए होते हैं, तो ये इसका आंसर जो है वो सही है। त बोल के देख लीजिए और यहाँ बोल के देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। देश में अनेक विभीषण पैदा हो गए हैं, ठीक है, ये कौन सी संज्ञा है, ये है आपकी जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक जो कि एक संपूर्ण जाति को जो है वो आपकी मतलब कि जाति के बारे में बताती हो। अब मैं बोल दूं कि घर का मतलब कि ये तो अपने ही घर में विभीषण है, तो आपको एकदम क्या याद आएगा कि भाई विभीषण का मतलब कि जिसने अपने भाई को मतलब कि भाई से जो है वो अपोजिट गया था। तो इस तरीके से ये पूरी जाति को जो है वो डिनोट करता है, ठीक है। बात करते हैं एचपीजीके के क्वेश्चन के बारे में, और इनके बारे में डिस्क्रिप्शन बिल्कुल नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत बार मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, इनके बारे में डिस्कस होती रहती है। और जीरो टू हीरो सीरीज़ भी चली हुई है, ठीक है, जिसकी नेक्स्ट वीडियो कल आ जाएगी, तो उसमें भी मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पर सिर्फ हम क्वेश्चन करेंगे। बांदली वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बांदली, ठीक है, फटाफट आंसर हम यहाँ पर करेंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका मंडी, ठीक है। इसके अलावा तीर्थन आपसे पूछ लिया जाए, कुल्लू में है तीर्थन, क्योंकि पहले पूछी गई है। नागरू, नागरू कहाँ पर है, नागरू आपकी मंडी में, ठीक है जी। और सुकेती कहाँ पर है, सुकेती सिरमौर में पड़ता है। हिमाचल प्रदेश में शरद ऋतु मेला किस स्थान पर लगता है, शरद ऋतु मेला लगता है आपका मनाली में, याद रखिएगा डायरेक्टली। मार्शेला एस्कुलेंटा, मार्शेला एस्कुलेंटा हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जानी जाती है, तो गुच्छी के नाम से जानी जाती है, ठीक है। क्वेश्चन कई बार ये एचएस में भी आया एक बार, ठीक है, और एलाइड में भी। नेक्स्ट है दिव्य हिमाचल दैनिक अखबार की शुरुआत जो है वो कब हुई थी, ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 1997, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कौन सी रियासत से सिब्बा रियासत का जन्म हुआ है, ठीक है, कौन सी रियासत से सिब्बा रियासत निकली है, तो गुलेर रियासत से जो है वो सिब्बा रियासत निकली है, ठीक है जी। नेक्स्ट है मंडी के किस राजा को कांगड़ा के राजा संसार चंद ने 12 वर्षों तक बंदी बनाया था, ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, तो वो है आपका ईश्वरी सेन। ईश्वरी सेन को संसार चंद ने बंदी बनाया था, फिर इसको जो है वो गोरखों ने आज़ाद करवाया था, ठीक है, अमर सिंह थापा। नेक्स्ट है बिलासपुर रियासत के अभिलेख किस वर्ष देवनागरी लिपि में रखे जाने लगे थे, तो 1885, ठीक है, 1885 में जो है वो बिलासपुर रियासत के अभिलेख देवनागरिक लिपि में रखे जाने लगे। और आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना भी जो है वो 1885 में हुई थी, फाउंडेशन, ये याद रखिएगा, इससे आप जो है वो थोड़ा रिलेट कर सकते हो। रुक्मणी कुंड निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है, तो बिलासपुर जिले में जो है वो रुक्मणी कुंड आपका स्थित है। नेक्स्ट है चंबा के किस वारिस को नर्स द्वारा बचाकर दूसरी रियासत पहुंचाया गया था क्योंकि उसे जगत सिंह से जान का जो है वो खतरा था, तो वो राजा था आपका पृथ्वी सिंह। चंबा के किस राजा ने अपने नाम के साथ सबसे पहले वर्मन उपनाम जोड़ा था, ठीक है, वो था आपका आदित्य वर्मन। तो आई होप आपको समझ आ गए होंगे। तो ये मैंने 10 क्वेश्चन एचपीजीके के फास्ट इसलिए करवाए ताकि आपको जो है वो थोड़ा अच्छे से जो है वो पहले भी बहुत बार पढ़ा है, तो याद रखिएगा। और दोबारा से मैं बोलूँगा कि जो है वो आपके वेबसाइट जीके स्टडी ऐप को जो है वो ज़रूर विजिट कीजिएगा। जीके स्टडी ऐप, मैं बोल रहा हूँ कि HPRCA के एग्ज़ाम या फिर HPPSC के एग्ज़ाम या फिर पुलिस के एग्ज़ाम की आप तैयारी करोगे आने वाले टाइम में, जीके स्टडी ऐप आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी, तो डाउनलोड करके रख लीजिएगा, ठीक है। फ्री टेस्ट सीरीज़ भी बहुत जल्दी 1-2 दिन में हमारी यहाँ पर शुरू हो रही है, ठीक है। कोर्सेज तो हैं ही चले हुए, HRTC का, HPPSC पेपर 1 का, हाई कोर्ट क्लर्क का, जिसको जाकर आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।